नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बहुप्रतीक्षित सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10 दिनों तक चलने वाले सरस मेले का शुभारंभ किया। वहीं ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और स्वदेशी उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले का शुभारंभ स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल, ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहे। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से आए स्व सहायता समूहों ने अपने अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, बुनाई, कढ़ाई, जैविक उत्पाद, खाद्य सामग्री और स्थानीय कलाओं से सजे स्टॉल लगाए। मेले में देश की विविधता देखने को मिल रही है, जो वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूती दे रही है। आज सरस आजीविका मेले के अवसर पर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और साक्षात भगवान इंद्र भी आज इस सरस मेले में हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे सामने अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपने दर्शन दे रहे हैं। मैं भगवान इंद्र को भी प्रणाम करता हूँ। मेले में ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत बहुत शानदार पहल की गई है, जहां एक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के CLF हेतु 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया गया। वहीं 10 अन्य CLF के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया गया है। इसके साथ ही आज राइजिंग टिहरी फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास का लोकार्पण भी आज किया गया है। इस कोचिंग क्लास में अब युवा JEE और नीट आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी कर सकेंगे। ये हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल हमारे छात्रों और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके कैरियर निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, हमारी बहनों के द्वारा जो एक अद्वितीय कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच मिलता है, वहीं ये मेले आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे मेलों के माध्यम से हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमों के साथ साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल स्वदेशी अपनाओं के संदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना एक संकल्प है, मुझे बताया गया। और जब हम कोई स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान की खरीद नहीं होती है, बल्कि वो हमारे ग्रामीण कारीगरों को, मातृशक्ति को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के सपनों का उनके निवेश भी होता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि हमारे किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमों को, उनकी आजीविका को भी सुरक्षित करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव
स्वदेशी पर टिकी है, ये मेला उसी दिशा में एक सशक्त कदम है जो हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमारी मातृशक्ति ने सबसे पहले आत्मसात किया है और आज हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने श्रम से और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को एक नया आयाम दे रही हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, मैं अनेकों बार कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं और मैं सच में कहूं तो उनको फेल करके कहीं बहुत अच्छा अपना एक आगे उन्नत प्रकार की चीजों को जनसमूह के सामने, देश और दुनिया के सामने लाने का काम करती हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं, इस मेले में लगे स्टॉल से स्वदेशी उत्पादों को खरीद करके स्वदेशी अपनाओ के अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, समृद्ध होती है, सशक्त होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का काम करती है। इसी को देखते हुए हमने लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक हमारे राज्य की 1,65,000 रुपए से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 68,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह में 5 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। साथ ही 7,500 से अधिक ग्राम संगठन और 534 क्लस्टर स्तर के संगठन बनाए गए हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमने फार्म लाइवलीहुड महिला किसान सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य की लगभग 3 लाख से अधिक महिला किसानों की क्षमता एवं कौशल विकास करने का काम किया है। इसके अलावा हमने 2.5 लाख एग्री यूनिट गार्डन और किचन गार्डन की स्थापना की है, जिसमें लगभग 500 फार्म मशीनरी बैंक भी उपलब्ध कराए हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार राज्य की 5,000 से अधिक महिला किसानों को ऑर्गेनिक खेती से जोड़ने का कार्य भी कर रही है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। आज मातृशक्ति आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है, जो इस सरस मेले में भी स्पष्ट रूप से आप सबकी संख्या देखकर परिलक्षित हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मेले के माध्यम से लाखों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करने का शुभ अवसर इस मेले में होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और बेटियां आत्मनिर्भर बने। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में खेल विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर खेल अवसंरचना के शुद्धिकरण और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान बनी खेल सुविधाओं के रखरखाव और प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य भर में नियमित खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और हल्द्वानी में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने खेल विभाग को युवाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर
से लेकर मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करने और अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सहयोग देने को कहा। वहीं 29वें आपको बता दें राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने, पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति देने पर भी बल दिया गया। खेल अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने, अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति और खेल अकादमियों के स्थापना में तेजी लाने पर भी ध्यान देने को कहा गया। तो वहीं बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात की। ये मुलाकात उत्तराखंड और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मानी जा रही है। वहीं मुलाकात के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने राज्य और देश के विकास, सामाजिक आर्थिक मुद्दों और प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान निभाई गई जिम्मेदारियों और उत्तराखंड की प्रगति के लिए सराहा। वहीं राज्यपाल ने राज्य में चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों और चुनौतियों पर भी अपनी बात रखी। तो वही खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राष्ट्रपति एनक्लेव में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस औपचारिक भेंट के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। वहीं राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों और आने वाली योजनाओं पर भी बात हुई। वहीं उपराष्ट्रपति ने राज्यपाल के प्रयासों की सराहना करते हुए उत्तराखंड के विकास में अपने सहयोग का आश्वासन दिया। ये मुलाकात दोनों के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संघ की 12वीं वैज्ञानिक सभा का उद्घाटन किया गया। इस सभा में दुनिया भर के प्रमुख वैज्ञानिक, शोधकर्ता और नीति निर्माता सतत जल संसाधन प्रबंधन, जल विज्ञान संबंधी नवाचारों और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव उत्तराखंड आनंद वर्धन ने सत्र का उद्घाटन किया और जल विज्ञान अनुसंधान और इसके सामाजिक अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने में उनके वैश्विक योगदान के लिए IIT रुड़की और IAHS की सराहना की। तो वहीं देहरादून से है खबर, जहां 7 अक्टूबर से 7 दिवसीय स्रोत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे तारा जोशी फाउंडेशन के तहत आयोजित किया जा रहा है। वहीं इस महोत्सव में देश भर के प्रसिद्ध कलाकार, संगीतज्ञ और गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। ये स्रोत महोत्सव जो है 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक परेड ग्राउंड में सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। और इसमें इनॉग्रेशन के लिए हमारे श्री पंकज त्रिपाठी जी, जो कि मशहूर एक्टर हैं, और श्रीमती मृदुला त्रिपाठी जी द्वारा किया जा रहा है। और क्लोजिंग सेरेमनी में हम विमेन एम्पावरमेंट यानी कि नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे, जिसकी मुख्य अतिथि हमारी श्रीमती गीता धामी जी मैडम होंगे, और उन्हीं के द्वारा ये शो आयोजित किया जाएगा। जी, तो अब ब्रेक आपको बताते चले, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है।
ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं, और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर, बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और FDA की संयुक्त टीमें मेडिकल, आपको बता दें, स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों पर छापेमारी कर रही है। अब तक 63 सैंपल लिए जा चुके हैं। ये कार्यवाही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू की गई है। ड्रग्स कंट्रोल ने जनता से अपील की कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना दें। तो वहीं आपको बताते चले, बिना सलाह के दवा ना दे, इसका लोगों को निर्देश भी दिया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद 63 सैंपल जो है जांच के लिए भेजे गए। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश भर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और FDA की संयुक्त टीमें मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों पर छापेमारी लगातार कर रही हैं। तो वहीं अब तक 63 सैंपल भी लिए जा चुके हैं। ये कार्यवाही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौतों की घटनाओं के बाद शुरू की गई है। वहीं ड्रग्स कंट्रोल ने जनता से अपील की कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना दें। वहीं लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए 63 सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार छापेमारी जो है कर रहा है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां सहसपुर थाना क्षेत्र में माजरी गांव के पास 4 लेन पर एक कार में अचानक आग लग गई। हादसे के समय चालक कार में अकेला था, जिसने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। वहीं हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं आपको बताते चले, कार में लगी आग, लेकिन चालक बाल बाल बचा, जहां चालक ने कूदकर सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई। वहीं सहसपुर में टला ये बड़ा सड़क हादसा, जहां कार में लगी आग
को बता दें कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, चालक सुरक्षित बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें फॉरेन और साथ ही ये 4 लेन हादसा हुआ है, जिसके चलते आपको बताते चले कार जलकर खाक, लेकिन चालक सुरक्षित। सूझबूझ दिखाते हुए चालक ने अपनी जान बचाई। तो वही खबर ऋषिकेश से है, जहां टिहरी जनपद की मुनिकीर्ति पुलिस, एसओजी और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तपोवन क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल, लैपटॉप, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, फ्री और आपको बता दें एक्टिवेटेड और सिम और एक स्कूटी बरामद की गई है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के अनुसार ये गैंग देश भर में सक्रिय था और अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है। इनके खिलाफ देश भर में 36 से अधिक शिकायतें दर्ज है। वहीं पुलिस नेटवर्क और बैंक खातों की गहन जांच में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने किया है भांडाफोड़, जहां फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करके पुलिस ने बरामद किया आईफोन के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे, जहां देश भर में करोड़ों की ये ठगी इन्होंने की। 36 से ज्यादा शिकायतें इन पर दर्ज थी। तो वहीं इसका भांडाफोड़ पुलिस ने करते हुए आपको बताते चले एक बड़ी आपको बता दे कार्यवाही को अंजाम देने वाले फर्जी कॉल सेंटर का की रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है। और जो इन ठगी के विक्टिम हैं मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनि की रेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।